हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 92 पर। दोस्तों, आज के आपका लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है, आपका प्रस्तावना। और हर एग्जाम में लगभग आपका प्रस्तावना से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग प्रस्तावना को काफ़ी डिटेल्स से पढ़ेंगे और प्रस्तावना में क्या क्या प्रस्तावना के चैप्टर से इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या दरोगा का एग्जाम हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, प्रस्तावना से एक या दो क्वेश्चन आपका आता है। तो प्रस्तावना कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रस्तावना की अवधारणा को समझेंगे, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना में क्या क्या शब्द है, और आपको प्रस्तावना स्कूल में पढ़ाया भी जाता था, बुलाया भी जाता था। तो उसके सारे शब्दों का मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम लोग प्रस्तावना को काफ़ी ढंग से पढ़ेंगे, ताकि आपको आने वाला कोई भी एग्जाम में प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटा मोटी एक चीज़ आप समझ लीजिए कि प्रस्तावना में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो हमने आपका एक बोर्ड पे डायग्राम हमने बनाया, आपका देख लीजिए कि प्रस्तावना में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहली बात कि प्रस्तावना है क्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली गई है, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। ये आपका एग्जाम में जो शब्द हम बोल रहे हैं, आपका ये हर शब्द में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की अवधारणा, प्रस्तावना की कॉन्सेप्ट कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। इसके अलावा प्रस्तावना का जो मुख्य जो अंग है, आपको 4 अंग है आपका, कि प्रस्तावना में जो शक्ति का स्रोत क्या क्या आपका बताया गया है, ये प्रस्तावना का जो है आपका स्वरूप कैसा है, प्रकृति कैसा है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो प्रकृति है, स्वरूप है, वो प्रस्तावना में किस तरह से बताया गया है। इसके अलावा जो प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो क्या है। इसके अलावा प्रस्तावना ये भी बताती है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। ये 3-4 चीज़ें है, ये आपको इस हमने डायग्राम में लिख दिया है कि शक्ति का स्रोत संविधान में प्रस्तावना क्या बतलाती है, संविधान का जो स्वरूप है प्रस्तावना में किस तरह से बताया गया है। इसके अलावा आपको प्रस्तावना में जो उद्देश्य जो बताए गए हैं संविधान में वो क्या है, ये चीज़ है। तो सबसे पहली बात हम लोग समझ लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है आपका। आप कोई भी चैप्टर या कोई भी किताब वगैरह भी आपको खोलते होंगे तो उसमें सबसे पहले एक आपका प्रीफेस करके आता है, उसमें वो भी एक तरह से आपका प्रस्तावना ही रहता है। ठीक है, और उस प्रस्तावना में आपका विषय वस्तु दिया रहता है कि इस चैप्टर में पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ बताया रहता है। तो उसी तरीके से भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है आपका एक लबोलबाज ये है कि संविधान किस तरह का होगा, संविधान में किस तरह की बातें बताई गई है, इन सारे तथ्यों को जो है प्रस्तावना में डाला गया कि भारतीय संविधान कैसा होगा, तानाशाही होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, इसमें किस तरह के न्याय की बात की गई है, आपका इसका भारतीय जो संविधान बनेगा उसमें समानता का अधिकार लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब ये सारी संविधान की पूरा रूपरेखा, जो संविधान के जो मूल तत्व है, जो मेन जो संविधान की बातें हैं कि क्या हो सकता है संविधान, इन चीज़ों को प्रस्तावना में डाला गया। यानी कहने का मतलब कि अगर प्रस्तावना को पढ़ते हैं, प्रस्तावना को समझते हैं तो आपको कम से कम मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा भारतीय संविधान या भारत जो देश है वो भारत देश का संविधान के अनुसार कैसा देश है। ये आपका प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट यही बतलाती है। तो ये हो गया आपका। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें याद रखना है कि जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो जोड़ा गया है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है वो 2 चीज़ें पूछी जाती है। एक की प्रस्तावना की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की अवधारणा जो आपका ली गई है ये आपका लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया आपका, अमेरिका से। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की अवधारणा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे संविधान में भी हम लोग डालेंगे कि प्रस्तावना है, हमारे संविधान में है, यानी हमने संविधान की शुरुआत में प्रस्तावना को रखेंगे। इस बात को कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और उसमें जो भाषाएं जो लिखी गई है, हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जिससे सब बनाएंगे, आपका ये जो चीज़ें लिखी गई है भाषा प्रस्तावना की, ये कहाँ से ली गई आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 2 चीज़ें आपके एग्जाम में आपका बार बार क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, रिपीटली पूछा जाता है कि ये आपका भारतीय संविधान में जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल जो आपका प्रस्तावना की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये आपका लिया गया अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये 2 चीज़ें आपका क्लियर हो गया। अब प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे कुछ लोगों ने अपने मत दिए कि जो प्रस्तावना है उसको एक उपमा दिया, बताया, जैसे शेर को कहा था जंगल का राजा है। तो उसी तरीके से कुछ लोगों ने प्रस्तावना को कुछ अलग अलग उपनामों से संबोधित किया। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। एक आपका प्रस्तावना के बारे में
एन पालकी वाला जो थे आपका संविधान विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का, ये आपका संविधान का परिचय पत्र है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। किसको कहा? प्रस्तावना को। किसने कहा? पालकी वाला ने कहा। एग्जाम में बहुत बार पूछा है और आगे ही पूछा जाएगा, तो इस चीज को आपको याद रखना है। जो बोर्ड पे मैं यहाँ पे लिख दिए हूँ कि संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को किसने कहा? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा? तो पालकी वाला ने कहा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और आगे ही पूछा जाएगा। दूसरी चीज है आपका एक और विचार, आपका नाम दिया गया प्रस्तावना के एक व्यक्ति द्वारा कि जो प्रस्तावना क्या है आपका दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है आपका दीर्घकालीन सपनों का विचार। इनका कहने का मतलब ये था कि जो प्रस्तावना में जो चीजें जो डाली गई है वो संविधान के थ्रू जो आने वाला जो हमारा जब 1950 में जो संविधान लागू हुआ, ठीक है, पूर्ण रूप से, तो उस समय के बाद जो आने वाला समय होगा 50 साल 100 साल, वो किस तरीके का होगा इन संविधान में, इस प्रस्तावना में के थ्रू इस संविधान में आपका निहित है। तो इस विचार को किसने कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो ये आपको कहे थे आपको एक संविधान विशेषज्ञ या संविधान के आपका जो बनाने में भी उनका योगदान रहा था, अलादी कृष्ण अय्यर, ठीक है, अलादी कृष्ण अय्यर, उन्होंने कहा था। तो ये आपका प्रस्तावना से एग्जाम में 2 चीज स्टेटमेंट मेनली पूछे जाते हैं, 1-2 स्टेटमेंट और भी, लेकिन ये आपका फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। पहला चीज प्रस्तावना याद होना चाहिए। प्रस्तावना का अवधारणा कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई। किसने कहा कि प्रस्तावना जो संविधान का परिचय पत्र है? तो पालकी वाला ने कहा है। पालकी वाला ने। किसने कहा कि प्रस्तावना जो है दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो ये कहा आपका अलादी कृष्ण अय्यर ने। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं, ये हमने आपको प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, हमने इस आपको चीजें आपको बता दिया। अब हम लोग प्रस्तावना के अंदर कुछ चीजों की व्याख्या किए गए उनको देखते हैं। अब देखिए जो प्रस्तावना में जो भारतीय संविधान का जो वर्णन किया गया है, अगर आपको प्रस्तावना याद हो तो उसमें जो मेनली क्या है कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को जो है आपका ये आपका संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य इस तरह से बनाएंगे आपका, जिससे बहुत सारे न्याय की बात की गई है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक बहुत सारे आपका उद्देश्य की बातें की गई है कि किस तरह का हमारा देश होगा। जैसे अगर प्रस्तावना को मेनली हम लोग बांटे तो प्रस्तावना के जो लिखा हुआ है भारत के लोग उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं कि प्रस्तावना जो बताती है हम लोगों को कि प्रस्तावना जो हम लोग बताती है कि प्रस्तावना की जो संविधान जो लिखा गया इसमें शक्ति कहाँ से ली गई है, मतलब संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है प्रस्तावना के अनुसार, तो आपका भारत के लोग यानी कि जनता, कि आपका भारत के लोग को ही संविधान में शक्ति का स्रोत माना गया है अकॉर्डिंग टू प्रस्तावना, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो ये प्रस्तावना का एक पहला पार्ट हो गया। दूसरा, अगर हम प्रस्तावना को अगर बांटे हम लोग एक और भाग में, तो एक चीज और आपको देखिएगा कि प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है, ठीक है, मतलब प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होगा। जैसे भारतीय आपका संविधान जो है उसमें क्या क्या बातें बताई गई है, मतलब भारतीय संविधान कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा भारतीय संविधान को, इस चीज को उस प्रस्तावना में बताया गया है। तो इसमें आपका 3-4 शब्द है आपका कि भारत कैसा होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा और अखंड होगा। तो ये आपका बताता है भारतीय प्रस्तावना की भारतीय संविधान के अनुसार भारत का संविधान और देश कैसा होगा। तो ये आपका 4-5 शब्द है, इन सबको हम व्याख्या करके एक एक आपका बताएंगे आपको। इसके अलावा संविधान ये भी बताता है कि जो है कि जो प्रस्तावना यही बताता है कि संविधान जो लागू किया जाए इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम संविधान लागू कर रहे हैं तो इस संविधान को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो इसका जो लक्ष्य क्या रखा गया है आपका संविधान को लागू करने का, तो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, कोई काम करते हैं लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव है कि पढ़ाई करके हम अच्छी नौकरी लेंगे या कुछ और करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। तो इसको जो आपका बताया गया कुछ उद्देश्य भारतीय संविधान का प्रस्तावना में बताई गई है, वो है आपका कि एक आपका न्याय की बात की गई है, ठीक है, दूसरी बात की गई है समता की बात की, समानता की बात की गई है, तीसरा बंधुत्व की बात की गई है, किसका बंधुत्व की, एक और इसमें छूट गया आपका, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। और एक चीज ये आपका हो गया, मतलब 3 चीजें हो गई। बाकी प्रस्तावना में क्या वर्णन है, एक वर्णन है आपका कि शक्ति का स्रोत संविधान का क्या है, तो भारत के लोग। दूसरी चीज आपका प्रस्तावना में ये वर्णन है आपका कि
कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, तो इस तरह का होगा। प्रभुत्व, संपूर्ण, लोकतांत्रिक, राष्ट्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंड, इस तरह का होगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा, इसका वर्णन आपका प्रस्तावना में है। तो उद्देश्य क्या है आपका कि न्याय को स्थापित करना, समानता को स्थापित करना, बंधुत्व को स्थापित करना, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करना, इज्जत प्रतिष्ठा व्यक्ति को बना रहे, सभी लोग इज्जत प्रतिष्ठा से जी सके अपने जीवन को, तो इसको स्थापित करना। और एक चीज और आपका सबसे आपका प्रस्तावना के अंतिम आप देख रहे होंगे कि हम भारत के लोग जो है आपका 26 नवंबर 1949 को अधिनियम आपका नियमित करते हैं, मतलब संविधान को लागू किया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 इस तिथि का ही वर्णन आपको भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको मिलेगा। तो मोटा मोटी आपने ये समझ लिया कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, और प्रस्तावना में की जो प्रस्तावना के अनुसार जो भारतीय संविधान को जो बांटा गया आपका, भारतीय संविधान की जो अलग अलग चीज़ों को बताया गया, जैसे कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान को कब लागू किया जा रहा है, इन 4 चीज़ों को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में व्याख्या की गई है। अब इसमें से कुछ कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, कुछ कुछ जो शब्द है प्रस्तावना में उसको देख लेते हैं, और उनसे भी कभी कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बता रहे थे कि प्रस्तावना को 4 भागों में बांट के हम लोग पढ़ रहे हैं आपका। इससे जो पहला जो आपको बताया आपको कि शक्ति का स्रोत, भारतीय संविधान के शक्ति का जो स्रोत है, वो भारतीय संविधान में शक्ति का स्रोत किसको बताया गया आपका, तो भारतीय संविधान में शक्ति का स्रोत बताया गया भारत के लोग। आप प्रस्तावना अगर आपको याद हो तो शुरू में लिखा मिलेगा आपको, हम भारत के लोग, मतलब जो हम लोग संविधान को जो लागू कर रहे हैं या संविधान को जो बनाया गया है, शक्ति जो मिली है वो क्या आपका जनता, भारत के लोग। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में शक्ति का स्रोत किसे माना गया, तो आपको भारतीय लोग को माना गया, भारतीय जनता को माना गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपका है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो एक चीज आपका ये हो गया। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीजें है आपका, वो है आपका स्वरूप को समझना कि भारतीय प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होगा। इससे बहुत सारे वर्ड है, 4-5 वर्ड है, सबको हम व्याख्या कर देंगे, और आप एक बार अगर आप सुन लेते हैं शुरू से अंत तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पूरा का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा क्या होती है। तो इससे पहला जो शब्द आता है वो प्रभुत्व संपन्न आता है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब ये होता है, अगर इसकी हम लोग डिटेल से व्याख्या करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर इसको हम लोग अगर सिंपल शब्द में समझें तो प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब कि भारत का जो संविधान प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब कि भारत के ऊपर आंतरिक या बाह्य रूप से जो है आपका किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब भारत अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या होता है अपने पैर पर खड़ा हो जाता है तो अपने आप से निर्णय ले सकता है, ना उसके किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसी को कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न। मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, या भारत में कुछ हो, इंटरनल भी आपका किसी पे आपका डिपेंडेंट नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न। तो ये आपका ये शब्द हो गया। दूसरी है आपका लोकतांत्रिक है। भारतीय देश कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक कहने का मतलब कि यहाँ जो सरकारें जो बनेगी, सरकारें जो चुनी जाएगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। अब्राहम लिंकन द्वारा जो दी गई लोकतंत्र की परिभाषा वो भी आपको याद होगा। लोकतंत्र क्या होती है आपका, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होती है उसी को लोकतंत्र हम लोग कहते हैं। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन का बहुत बचपन में पढ़े होंगे। इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतंत्र का मतलब यही होता है। अब लोकतंत्र कई तरह के होते हैं, एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो जो हमारे देश में जो आपका है, ठीक है ना, हमारे जो देश में जो है आपका वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनरली आपका छोटे देशों में होती है जहाँ पे कम आबादी होती है, कम जनसंख्या होती है। हमारे देश में जो है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी जो है आपका 2 तरह की व्यवस्था होती है, एक संसदीय व्यवस्था होती है और एक आपका जो अध्यक्षीय व्यवस्था होती है। जैसे राष्ट्रपति का वहाँ का मुख्य जो है आपका जो शक्ति का स्रोत होता है, शक्ति मतलब सरकार चलाने का जो मुखिया होता है मुख्य रूप से। भारत में वैसा नहीं, भारत में आपका शासन चलाने का जो मुख्य जो वास्तविक जो शक्ति होती है प्रधानमंत्री में होती है। इसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, आपका ब्रिटेन से ली गई भारतीय संविधान में। तो ये चीज़ें आपका होगी लोकतांत्रिक। ठीक है, अब इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल से व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र को समझाना। तो ये आपका हो गया। दूसरी इसमें शब्द आती है गणराज्य। ठीक, गणराज्य का सिंपल मीनिंग ये समझिए कि किसी भी राष्ट्र का जो मुखिया हेड ऑफ द स्टेट होता है,
हेड ऑफ द कंट्री होता है वो आपका वंशानुगणित नहीं होगा, हेरेडिटरी नहीं होगा आपका, वो चुन के आएगा। जैसे भारत का जो मुख्य जो आपका हेड ऑफ द स्टेट किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति क्या होता है? चुनाव के द्वारा आते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई राजा है उसका बेटा उसका इस तरह से बन रहे हैं। तो गणराज्य का मतलब यही होता है कि जब भी किसी देश का जो है आपका वहाँ का जो हेड होता है, वहाँ का जो प्रधान होता है, उसका अगर चुनाव के द्वारा उसका अगर चयन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वह जो देश है वह क्या है? रिपब्लिक है, गणराज्य है। जैसे आपका मान लीजिए कि भारत है, भारत में क्या राष्ट्रपति की चुनाव होती है। लेकिन आपका देखिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे क्या है आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो ब्रिटेन का जो महारानी होती है या महाराजा होते हैं, तो उनका चुनाव नहीं होता, उनका परिवार से बनते आते हैं। ठीक है, हाल ही आप देखा होंगे बन गए जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी मरी थी, तो उनके बेटे या उन्हीं के परिवार के कोई ना कोई बन गया। तो ये क्या हो गया? आपका वंश गुणत हो गया। तो लोकतंत्र होगा तो हमको जरूरी नहीं कि वो गणराज्य ही होगा। ठीक है, जैसे ब्रिटेन आपका लोकतांत्रिक देश है लेकिन वो गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत लोकतांत्रिक भी है और आपका गणराज्य भी, क्योंकि आपका जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से शासन चलती है और साथ में जो आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका भी चुनाव होता है। तो गणराज्य का मोटा मोटी मतलब लगभग आपका यही है। अब इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीन जो शब्द है ना भारतीय प्रस्तावना में, ये आपका जोड़े गए थे बाद में, मूल जो संविधान बने थे उसमें नहीं थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो है तीन को, ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब समाजवाद क्या होती है, धर्मनिरपेक्ष क्या होती है और अखंडता क्या होती है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस करने के आपको पता ही होगा। समाजवाद, देखिए समाजवाद और साम्यवाद दो चीज़ें होती है। साम्यवाद एक आता है जिससे एक समय में आपका कार्ल मार्क्स का जो रसिया में जो कॉन्सेप्ट था कि साम्यवाद एक मतलब उनके अनुसार ये कहा जाता था कि जितने भी सरकारी जो संपत्तियाँ होगी उनको जो है आपका उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार सभी लोगों के बीच उसका समान रूप से वितरित करेगी, तो उसको साम्यवाद कहा गया। समाजवाद का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। समाजवाद में निजी और पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का जो है आपका कोई एग्जिस्टेंस होगा, दोनों का सह अस्तित्व होगा और दोनों मिलकर जो है आपके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों की तरक्की में, देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे। तो इसको कहा जाता है समाजवाद। मतलब समाज का कल्याण हो, ठीक है, सोसाइटी का आपका वेलफेयर हो, लेकिन उसमें जो है आपका सरकार सारे धन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ऐसा नहीं। ये आपका साम्यवाद में कहा जाता है, कम्युनिज्म में कहा जाता है, सोशलिज्म में ऐसा नहीं माना जाता है, इसको समाजवाद बोलते हैं। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भारतीय जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान में जो इसका वर्णन है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, ये सब क्या है आपका, ये सब का एक आपका कंट्री जिसका अपना देश का एक धर्म है। जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये आपका इस्लामिक देश है। देश घोषित किया संविधान के अनुसार कि हमारा जो धर्म होगा क्या होगा आपका, इस्लाम होगा, इस्लाम को प्रोटेक्ट करेगा, उसको बहुत सारी रियायतें मिलती है वहाँ पे उस धर्म को मानने वाले या उस धर्म के। तो भारत में ऐसा नहीं। भारत का जो संविधान कहता है कि अपने संविधान के अनुसार देश का कोई धर्म नहीं होगा। इंडिविजुअल लोग अपने मान सकते हैं, कोई भी क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन संविधान का अपना धर्म नहीं होगा। इसका मतलब कतई ये नहीं कि आपका देश जो है आपका या संविधान जो धर्म विरोधी नहीं है, मतलब सिर्फ मतलब देश का अपना कोई खास धर्म नहीं होगा, बाकी सारे धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा। तो ये धर्मनिरपेक्ष हो गया। अखंडता सबको जोड़ा गया आपका 1976 में, बताइए आपको, मतलब कि देश के कोई बंटवारा की या किसी तरह के विभाजन की बात करेगा, ऐसा आपको कतई संविधान अलाउ नहीं करता है। तो ये आपका अखंडता जैसे शब्द हो गया। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ हमने आपको समझा दिया कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होगा। प्रस्तावना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में कुछ उद्देश्य की बात की गई है कि भारतीय जो संविधान जब बना है इसका क्या उद्देश्य है, इससे देश के जो नागरिक है, देश की जो जनता है, उनको क्या मिलेगा। तो प्रस्तावना जो बातें करती है उसके अनुसार न्याय की बातें करती है। ठीक है, कि देश में जितने सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, जितने सारे पीपल यहाँ पे सिटीजन रह रहे हैं, उनको जो है आपका न्याय मिलेगा। किस तरह का न्याय मिलेगा? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। राजनीतिक न्याय कहने का मतलब क्या है? जैसे भारत में क्या है, सभी लोगों को एडल्ट खरीदना चाहिए, बेस मताधिकार का प्रयोग करने का मौका अधिकार दिया गया, जो भी 18+ लोग होते हैं जिसका उम्र 18 साल हो जाती है। तो एक आपका राजनीतिक रूप से क्या किया, सबको भागीदार बनाया गया, सब बराबर है। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात की है, मतलब सरकार ऐसी कोशिश करेगी, ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे सभी लोगों का तरक्की हो सके आर्थिक रूप से। तो ये क्या आर्थिक न्याय की बात की गई है।
सामाजिक न्याय मतलब लोग समाज में सभी लोगों को समान रूप से देखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है आपका सामाजिक न्याय की बात की गई है, अनुच्छेद 17 याद कीजिए आप। उसी तरीके से समानता की बात की गई है, उद्देश्य कि लोगों के बीच जो है आपका सभी लोगों को समान रूप से देखा जाएगा, मतलब सभी लोग कानून के समझ समान होंगे। तो समानता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाला हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम कुछ भी हो, सभी लोग जो है आप जो है आपका आपस में भाईचारे के जो है आपका माहौल में रहेंगे, सभी लोग आप भाईचारे को प्रमोट करेंगे। तो ये बंधुत्व का कॉन्सेप्ट भी आपका ये उद्देश्य जो है प्रस्तावना में भारतीय संविधान का एक आपका उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा बंधुत्व में आप ये भी समझ सकते हैं कि जो चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है, साउथ में आपका, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो कोई व्यक्ति क्षेत्रवाद को प्रमोट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कोई बोला कि हम तो साउथ के हम सुपीरियर है, कोई नॉर्थ के हैं इन्फीरियर है। मतलब क्षेत्रवाद मतलब अपने क्षेत्र को ऊंचा दिखाना, किसी क्षेत्र को नीचा दिखाना, ये भी कॉन्सेप्ट आपका भारतीय संविधान में नहीं है। मतलब सभी लोगों को ये, चाहे आप संपन्न वाले क्षेत्र में हो या आपको थोड़ा कम संपन्न वाले लोग के क्षेत्र के लोग हो, उन सबके बीच जो है आपका एक आपका भाईचारे की रिश्ता को निभाना होगा। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अपने आप को ये नहीं फील कर सकता, उनको ये सरकारें इस तरीके से उनके या प्रशासन के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकती जिससे उनको ह्यूमिलेशन महसूस हो, उनको जो है आपका अपमान का महसूस हो, चाहे वो आपका कोई छोटी दलित समाज का हो या पिछड़ा वर्ग का हो, अति पिछड़ा वर्ग का, किसी दूसरे धर्म का हो या अपर कास्ट का हो। तो ये आपका गरिमा मतलब कि हर व्यक्ति को इज्जत के साथ, गरिमा के साथ, गौरव के साथ रहने का, अपने जीवन को व्यतीत करने का अधिकार दिया गया है, उद्देश्य बताया गया प्रस्तावना में भारतीय संविधान का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। और लागू होने की तिथि आपको भारत प्रस्तावना में कब बढ़ने थे आपका 26 नवंबर 1949 को, ये भी आपको बताएंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, ये हमने प्रस्तावना को मोटा मोटी बता दिया। अब देखिए, जब संविधान जब लागू हुई तो दो तीन चीजें आपका डिस्कशन में आ गई, ठीक है, चर्चा में दो तीन चीजें शुरू हो गई। जैसे कि प्रस्तावना जो है आपका संविधान का अंग है या नहीं है, मतलब संविधान से अलग है या संविधान का ही पार्ट है। प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रस्तावना जो है आपका संविधान का भाग है या नहीं है। इस पर उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार चर्चाएं हुई और अलग अलग बार जो है अलग अलग तरह के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, निर्णय आया। तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि संविधान का भाग नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? 1960 में कहा। किस वाद में कहा? बेरुवाड़ी वाद में कहा 1960 में कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। यानी 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको याद रहना चाहिए। दूसरा 1973 केशवानंद भारती वाद, ठीक है, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और ये कहा गया कि संसद अगर चाहे तो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और इसी के तहत 1976 में प्रस्तावना में एक बार मात्र अभी तक संशोधन किया गया आपका, तो इसी निर्णय के बाद किया गया था। और 1973 में ही मूल जो स्ट्रक्चर का जो थ्योरी था, मूल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी सिद्धांत दिया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कहा गया 1960 में बेरुवाड़ी वाद में, और 1973 में जो कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद चाहे तो इसमें आपका संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये दो चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है बार बार, जब हम क्वेश्चन जस्ट इसके पीछे कुछ क्वेश्चन भी आपको कराएंगे तो उसमें बताएंगे आपको, क्वेश्चन दिखाएंगे किस तरह से पूछे जाते हैं। तो उसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना है वो क्या आपका गैर न्यायिक है, ठीक है। गैर न्यायिक जो टर्म है, इसको हम जब आपका डीपीएसपी पढ़ा रहे थे, आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब बता रहे थे, उसमें बताए थे गैर न्यायिक और न्यायिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो है आपका प्रस्तावना गैर न्यायिक बताया गया, मतलब कि प्रस्तावना को लेकर आप संविधान में केस नहीं, उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि आप इसकी जो प्रस्तावना में जो चीज़ें हैं उसको नेसेसरली आप लागू ही कीजिए, मतलब कोर्ट के द्वारा। तो इसलिए आपका प्रस्तावना को जो है क्या कहा गया है? गैर न्यायिक कहा गया है। और गैर न्यायिक का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका परिवर्तनीय नहीं है। क्या आपका सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो ये परिवर्तनीय नहीं है, याद रखना है आपको।
जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाइएगा। आपका लिखा रहेगा प्रस्तावना उच्चतम न्यायालय में परिवर्तनीय है, प्रस्तावना उच्चतम न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इंग्लिश में लिखा है इनफोर्सेबल है, नॉट इनफोर्सेबल है, तो क्या आपका नॉट इनफोर्सेबल है, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। या फिर लिखा है प्रस्तावना गैर न्यायिक है या न्यायिक है, तो क्या आपका गैर न्यायिक है। तो मोटा मोटी प्रस्तावना का ये कॉन्सेप्ट था, इसमें हमने प्रस्तावना के जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको समझाया। आप प्रस्तावना को 4 भागों में बांटकर उसके जो मूल जो उसमें तत्व हैं 4 रूप से उसको समझाया, और जो एग्जाम में जो कुछ पूछे जाते हैं उसको भी बताया। और अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को।